फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ये हमारा चौथा वीडियो है इस वीडियो सीरीज का, बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स का। लास्ट हमने पढ़ा है पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो उसके बारे में हमने देखा कि किसी पॉइंट पर, ठीक है, नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस वर्क कर रहे हों। जैसे मान लीजिए ये F1 है, ये F2 है, ठीक है, ये F3 है, ये F4 है, और इनको रिप्रेजेंट किया जाए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी पॉलीगन की साइड से फिक्स ऑर्डर में, ठीक है ना। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किससे दर्शाया जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किससे दर्शाया जाएगा, जो पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगी उससे दर्शाया जाएगा। जैसे कि, और वो भी अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए F1 है, इसको एक पॉलीगन की साइड्स बनाते हैं। ये F1 हो गया, इसी का यहाँ पर इसकी पैरेलली यहाँ पर रख दिया हमने, ये F2 हो गया, ठीक है। फिर इसको पैरेलली यहाँ पर रख दिया, ये हो गया F3, ठीक है। फिर इसी को यहाँ पर रख दिया हमने, इसी के पैरेलल, पैरेलल का मतलब यहाँ पर ये F4, ठीक है ना। देखिए पैरेलल है, समांतर है। अब ये जो पॉइंट है यहां से, मान लीजिए ए पॉइंट है, यहां से इसको मिलाना है हमें, तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा, लेकिन अपोजिट साइड में। इनकी डायरेक्शन तो जैसी इसकी इन फोर्सेस की डायरेक्शन थी वो थी, लेकिन ये होगा, वो रिजल्टेंट होगा, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट ऐसी ग्राफिकल मेथड है। आज हम बात करेंगे लामीज थ्योरम की। तो शुरुआत करते हैं लामीज थ्योरम से। अब इसमें भी पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस में मैंने कल बताया था आपको स्केल मानना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई फोर्स दे रखा है 20 किलोन्यूटन का, तो उसको स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। 20 किलोन्यूटन इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए आप ऐसे लेते हैं स्केल, 5 किलोन्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 किलोन्यूटन कितने का हो गया, 4 सेंटीमीटर का। तो F1 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ऐसे ही अगर F2 है 40 सेंटीमीटर का है तो 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करेंगे, जो डिस्टेंस आएगी वो रिजल्टेंट होगी, उसको वापस स्केल से मल्टीप्लाई करोगे। मान लीजिए रिजल्टेंट अपना आया 2 सेंटीमीटर का, और रिजल्टेंट 2 सेंटीमीटर का आया, उसको हमने 5 किलोन्यूटन से, क्योंकि स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोन्यूटन लिया हमने, उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, हमको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा किसका, रिजल्टेंट का। अब बात करते हैं लामीज थ्योरम की। लामीज थ्योरम, ठीक है। लामीज थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले ये देखेंगे हम। लामीज थ्योरम ये कहती है कि इफ देयर आर 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल, एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, देन each force is proportional to sine of angle between two other forces। ये हमसे कहा गया है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी, मान लीजिए हम ऐसा कहते हैं किसी बॉडी पर, और उस पर 3 फोर्स, कोप्लेनर फोर्सेस हैं। और दूसरी बात, लामीज थ्योरम लगाने के लिए हमको क्या कंडीशन चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। और मैं इसका स्टेटमेंट भी यहां लिख देता हूं। इट स्टेट्स इफ नंबर ऑफ, या हम कह सकते हैं इसमें 3 फोर्स ही चाहिए, ठीक है ना। इफ 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, then each force is proportional to sine of angle between two other forces, ठीक है। अब यहां पर ये पार्टिकल ले लिया और एक फोर्स लगा हुआ है यहां पर, मान लीजिए मैंने आपको इस फोर्स का नाम दे दिया P, इस फोर्स का नाम दे दिया Q, और इस फोर्स का नाम दे दिया R, ठीक है। P के सामने जो एंगल है ये वाला एंगल, उसको मैंने दे दिया अल्फा। Q के सामने जो है उसको मैंने दे दिया बीटा,
ठीक है, और आर के जो सामने है उसको मैंने नाम दे दिया गामा। अब देखिए, अब जब बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब ये जो बॉडी है यदि ये साम्यावस्था में है, साम्यावस्था का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समान बल लगे हुए हैं, मतलब समान भी नहीं लगे हो ना, तो इसका मतलब यह है कि बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है ना। तो साम्यावस्था कहते हैं उसको, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो लामीज थ्योरम अप्लाई करने के लिए दो कंडीशन चाहिए हमको। पहली तो साम्यावस्था होनी चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए, और दूसरी कोप्लेनर फोर्सेस होने चाहिए, कोप्लेनर और कॉनकरंट। कॉनकरंट का मतलब जैसे कि हमने कहा एक ही बिंदु पर आकर मिले या एक ही बिंदु से बाहर निकले, वो फोर्सेस होने चाहिए। अब देखिए पॉइंट बी है, ये पॉइंट है, इससे फोर्स लगा हुआ है पी, क्यू और आर, तीन अलग अलग फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या कहती है, ये कहती है कि यदि तीन फोर्स एक बॉडी पर एक्ट करें और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो प्रत्येक फोर्स प्रोपोर्शनल होगा साइन एंगल का, ठीक है ना, अदर टू फोर्सेस का जो साइन एंगल होगा ना उसके। कैसे, देखिए अब इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, मान लीजिए क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो तीनों की तीनों पैरेलल साइड्स मान लेते हैं ट्रायंगल की। कैसे, यहां से P है, इसको एज इट इज मैंने रख दिया, ये Q इस डायरेक्शन में है तो ये Q बन गया, पैरेलल रख दिया मैंने, और P और Q के बीच में कौन सा एंगल है, गामा, तो मैंने इस P की लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाया और मैंने यहां पर एंगल लिख दिया गामा। अब जब ये गामा है तो ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री का है, इसको मैंने लिख दिया 180 माइनस गामा, ठीक है। सेम एज, अब इसको नीचे की तरफ लेके आना है मुझे, तो इसको नीचे की तरफ लिया है, ये कौन सा फोर्स है, आर है, इसको मैंने आर लिख दिया, ठीक है। और ये एंगल किस किस के बीच में, Q और R के बीच में, Q और R के बीच में, Q की लाइन ऑफ एक्शन ये है, Q और R के बीच में कौन सा एंगल है, अल्फा, Q और R के बीच में अल्फा है। अब देखिए ये अल्फा है, ये पूरी 180 डिग्री की लाइन है, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। अब सेम एज यहां पर देख लीजिए, ये P और R के बीच में बीटा एंगल है, P और R के बीच में ये बीटा एंगल है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस बीटा। इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। यहां पर हमने सबसे पहले P लिया, ये P है, ठीक है, और इस पॉइंट P से यहां से इसके पैरेलल Q खींच दिया हमने, ये Q खींच दिया, ठीक है साहब, ये Q हो गया। हमने देखा P और Q के बीच में कौन सा एंगल है, गामा, तो P की लाइन ऑफ एक्शन ये है और ये वाला एंगल गामा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस गामा, ठीक है। नीचे की तरफ लेंगे, यहां से ये नीचे की तरफ ले लिया हमने, और ये कौन सा है, R, और R और Q के बीच में कौन सा एंगल है साहब, R और Q के बीच में है अल्फा एंगल, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा अल्फा है तो ये पूरी लाइन 180 की है ना, तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। सेम एज यहां पर ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है बीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस बीटा। बस अब करना क्या है हमसे, केवल जो ये थ्योरम कह रही है वो का वो अप्लाई करना है कि प्रत्येक फोर्स, जैसे P की बात कर रहा हूं तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके जस्ट सामने साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल मतलब अगर थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ये हमको पता है, तो हम इस P की बात करेंगे तो बाकी दो फोर्स कौन कौन से हैं, ये Q और दूसरा R है, तो दोनों फोर्स Q और R है, तो इनका जो साइन ऑफ एंगल होगा, साइन ऑफ एंगल, साइन एंगल क्या होगा, साइन 180 माइनस अल्फा, इसके प्रोपोर्शनल क्या होगा, P होगा। R के सामने कौन सा एंगल है, 180 माइनस गामा है, तो इसका साइन एंगल ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, और Q के सामने कौन सा एंगल है, 180 माइनस बीटा, इसके प्रोपोर्शनल ये होगा। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे P डिवाइडेड बाय, P के सामने 180 मतलब साइन का तो एंगल लगाना ही लगाना है, और 180 माइनस अल्फा, और इक्वल करेंगे क्योंकि प्रोपोर्शनल है सारे के सारे। अगर मैं Q की बात करूं तो Q के सामने क्या है, Q डिवाइडेड बाय 180 माइनस बीटा, और यहां पर क्या आएगा, साइन। सेम एज बराबर में
आर के सामने कौन सा है, गामा, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू साइन 180 माइनस गामा। अब हमको यहां से ये चीज पता है कि साइन 180 यहां पर लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस एल्फा की वैल्यू क्या होती है सर, साइन एल्फा ही होती है। और कल हमने पढ़ा था साइन 180 कॉस 180 माइनस एल्फा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस कॉस एल्फा। यहां पर पॉजिटिव रहेगा, तो हमारे पास में थ्योरम बन जाएगी P डिवाइडेड बाय साइन एल्फा बराबर Q डिवाइडेड बाय साइन, अब यहां पर एंगल क्या है, बीटा, बराबर R डिवाइडेड बाय साइन एंगल क्या है, गामा, साइन गामा। बस ये थ्योरम है हमारी, इसको क्या कहा जाता है, लामीज थ्योरम। अब हमारे पास में तीन फोर्स हो, हमको एंगल्स गिवन हो और एक वैल्यू मतलब नॉन हो, एक वैल्यू हमको दे रखी हो और दो अननोन हो, दो फोर्स है वो हमको निकालने हो, तो हम इस लामीज थ्योरम को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने आपके सामने और हमसे कह रखा है अ वेट ऑफ 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन का एक वेट लगाया हुआ है, सपोर्टेड बाय टू चेन्स AC एंड BC एज शोन इन फिगर। AC एक चेन है और BC एक चेन है। दो हमसे कह दिया है कि एक वेट लगाया हुआ है 2000 न्यूटन का, ठीक है ना। डिटरमाइन द टेंशन इन ईच चेन, प्रत्येक चेन में टेंशन हमको फाइंड करना है, ये T2 ये T1। मतलब ये दो टेंशन मतलब तनाव जो आएगा ना, अगर कोई चेन है, कोई डोरी हमने लटका दी और डोरी पर कोई भार लटका दिया इस प्रकार से 2000 न्यूटन का, तो हमारे हाथ में क्या होगा, जो डोरी है ना, उस डोरी में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा, वो तनाव हमको ज्ञात करना है। अब देखिए ये भी तो एक फोर्स ही है, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लॉमीज थ्योरम जो समझाई थी वो क्या कहा था, यदि हमको एक फोर्स दे रखा हो और दो फोर्स निकालने हो, अलग अलग फोर्स निकालने हो, और दोनों की तीनों क्या हो, कॉनकरेंट फोर्स हो, एक बिंदु पर मिल रहे हो, तो कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, लामीज थ्योरम। अब देखिए कैसे करेंगे, इस पॉइंट को मैं यहां पर लिख लिया और यहां से 2000 न्यूटन का फोर्स है ना, ये जो वेट लगा हुआ है इसको मैंने यहां पर लिख लिया, ये 2000 न्यूटन इसी पॉइंट से, और इसी के पैरेलल यहां को इसको उठाकर मैंने यहां पर रख दिया और इसको नाम दे दिया T2, और ये वाला फोर्स है इसको उठाकर मैंने यहां पर रख दिया, इसको नाम दे दिया T1। अब सबसे मुख्य बात क्या है, सबसे मुख्य बात है एंगल्स, क्योंकि एंगल अभी हमको 30 और 60 यहां दे रखे हैं, लेकिन हमको कौन कौन से एंगल चाहिए, हमको ये वाला एंगल चाहिए, हमको ये वाला एंगल चाहिए, हमको ये वाला एंगल चाहिए, यही तो चाहिए, तब जाके हमारा अगर एंगल आ गए तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि अगर मान लीजिए ये W है तो हमारी लामीज थ्योरम क्या कहती है, हमारी लामीज थ्योरम कहती है W इज प्रोपोर्शनल टू इसके सामने कौन सा एंगल है, मान लीजिए एंगल एल्फा है, तो हम कह सकते हैं साइन एल्फा किसके बराबर होगा, T1 है तो इसके सामने कौन सा एंगल है, मान लीजिए बीटा है, तो T1 बाय साइन बीटा बराबर, और T2 के सामने भाई T2 लेना है तो उसके सामने कौन सा एंगल है, मान लीजिए गामा है, तो T2 बाय साइन गामा। इस प्रकार से तो करते हैं हम। अब हमको एंगल फाइंड करने, तो देखिए यहां पर ये 60 डिग्री का एंगल दे रखा है हमें, और अगर मैं इसको अल्टरनेट मतलब जेड की आकृति बना दूं इस प्रकार से, हमको पता है ना जेड की आकृति में कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ठीक है। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, या फिर हिंदी में क्या कहा जाता है, एकांतर कोण, ठीक है ना। जब भी जेड की आकृति बनाई जाए तो दोनों एंगल समान होंगे। कल हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा था, एफ की आकृति वाले दो कॉरेस्पॉन्डिंग संगत कोण होते हैं, ठीक है ना, ये एकांतर कोण है, तो ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है ना। और ये वाला एंगल कितने का होगा, तो ये वाला क्या होगा, समकोण होगा 90 डिग्री का, तो कुल कोण कितने का हो गया, 90 और प्लस 60 150 डिग्री का कोण हो गया सर ये, तो ये 150 डिग्री का, वापस समझ लीजिए ये 60 डिग्री का है
ठीक है। एकांतर कोण बनाया हमने, अल्टरनेट एंगल बनाया, तो 60 डिग्री का है तो ये भी 60 का होगा, नीचे वाला 90 का है, 90 और इसको 60 को जोड़ दिया तो 9 से 15 मतलब 150 डिग्री का हो गया। अब देखिए इसमें देखिए ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको और इस ट्राइंगल में एक कोण 30 डिग्री का है, दूसरा कोण 60 डिग्री का है, तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग होता है सर 180 डिग्री। और जब किसी ट्राइंगल में किसी त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री का हो, दूसरा कोण 60 डिग्री का हो, तो 100% है कि वो एक रेक्टेंगल ट्राइंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। और तीसरा एंगल उसका कितने डिग्री का आएगा? 90 डिग्री का आएगा। तो सर ये वाला कोण कितने का हो गया? ये वाला कोण 90 डिग्री का हो गया। जब 90 डिग्री का हो गया तो किसके सामने आएगा? ये W के सामने वाला कोण, मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया? ये वाला 90 डिग्री का हो गया। अब देखिए ये वाला कोण कैसे निकालोगे आप? वापस ये भी तो जेड की आकृति बन रही है साहब, ये भी तो अल्टरनेट एंगल, अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये वाला 90 डिग्री का होगा, मतलब ये इस प्रकार से बन रहा है। तो हमने कह दिया कि ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा और ये वाला 90 डिग्री का होगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 90 और 30 कितना होता है? 120 डिग्री। ठीक है, अब हमको करना क्या है? हमको सीधा का सीधा लामिस थ्योरम अप्लाई करनी है। 2000 के सामने 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे 2000 डिवाइडेड बाय साइन 90 बराबर T1 के सामने 150, तो T1 डिवाइडेड बाय साइन 150 बराबर T2 के सामने 120, T2 बटे साइन 120। अब सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले तो एक वैल्यू तो वो रखिए जो हमको दे रखी है, दूसरी वाली वो रखिए जो हमको ज्ञात करनी है। पहली प्रोसेस अगर T1 निकालना है तो हम लिखेंगे 2000 बाय साइन 90 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय साइन 150। अब कैलकुलेटर सभी के पास में होता है, तो साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, वो हमको पता करना है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो हमको ये वाली चीजें पता करना है, ठीक है ना। तो यहां से T1 की वज्र गुणन कर देंगे और T1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2000 इंटू साइन 150, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया साइन 90 से। अब देखिए साइन 90 की वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 150 की वैल्यू पुट कर दीजिए, T1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। तो साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5 होती है आई थिंक। तो यहां से रख दिया 2000 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई साइन 90 की वैल्यू 1। तो देखिए ये 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 न्यूटन आ जाएगी। T1 कितना निकल के आ गया? 1000 न्यूटन। सेम एज अब T2 की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां पर T2 की वैल्यू निकाल देता हूं। तो एक तो उसको रखिए जो नॉन हो, 2000 बटे साइन 90 बराबर, अब इसको रख दीजिए T2 बाय साइन 120। क्या करना है? वज्र गुणन करना है। तो साहब T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2000 इंटू साइन 120 डिवाइडेड बाई साइन 90। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 2000 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाई 1। अब इसको भी आप याद रखना, इसकी जो वैल्यू होती है डायरेक्टली 0.866 होती है, ये वाली चीज याद रखना, क्योंकि इसकी √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। उसमें अगर 2 का भाग दे देंगे तो देखिए 8 दूनी 16 बचेगा 1, 6 दूनी 12, 1 बचेगा 6 दूनी 12। ठीक है ना, भाग देके डायरेक्टली याद रखिए आप। ठीक है, तो यहां से इसको काट दोगे 1000। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1000 इंटू आप करोगे 1.732, तो 3 जीरो से यहां 3 जीरो हट जाएंगी तो ये आ जाएगा 1732 न्यूटन। ठीक है ना, तो दोनों आ गया, T1 भी आ गया और T2 भी आ गया है। एक और क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वापस देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमसे कह रखा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन अ जिब क्रेन, एक जिब क्रेन है, जिब क्रेन का मतलब क्रेन ही होती है सिंपल, जो लोड्स को उठाती है। ठीक है ना। द जिब एंड टाई रोड आर 5 मीटर एंड 4 मीटर। अब देखिए
जब क्रेन की बात करते हैं ना तो क्रेन इस प्रकार की होती है कि यहाँ से इसको लोड को उठाना है, और एक रोड होती है उसको बोलते हैं टाई रोड, ठीक है ना, जिसमें टेंशन आता है, ठीक है, उसको उठाती है, मतलब एक शाफ्ट तो यहाँ होती है, और एक अगर आपने क्रेन देखी हो तो दूसरी रोड यहाँ पर होती है, ठीक है, जो इसको सपोर्ट करती है, इसको बोलते हैं जिब। इस यहाँ से बॉटम से लगा हुआ है इसको तो बोलते हैं जिब, और ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है जिसके थ्रू उठाती है उसको बोलते हैं टाई रोड, और सबसे ऊपर का पोर्शन जहां पर वो हुक लगा होता है ना, इस प्रकार से वो हुक लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं क्रेन हेड, ठीक है। तो आप समझिए, इन अ जिब क्रेन द जिब एंड टाई रोड आर 5 मीटर एंड 4 मीटर। अब देखिए जिब की लंबाई कितनी दे रखी है हमको, 5 मीटर, और टाई रोड की लंबाई दे रखी है 4 मीटर लॉन्ग रेस्पेक्टिवली। द हाइट ऑफ क्रेन पोस्ट, अब यहां से लेकर ये हाइट जो दे रखी है ना, मतलब ये क्रेन पोस्ट है, क्रेन पोस्ट है ये, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है सर 3 मीटर, एंड टाई रोड रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हमसे कह दिया कि ये हॉरिजॉन्टल है, जब वेट ऊपर की तरफ उठाती है तो टेढ़ी हो जाती है, इंक्लाइंड हो जाती है, ठीक है ना, तो हमसे क्या रखा है इसमें कि ये हॉरिजॉन्टल है। डिटरमाइन द फोर्सेस प्रोड्यूस्ड इन द जिब, हमको जिब में फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको पता करना है, एंड टाई रोड में जितना फोर्स मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, जितना टेंशन कह सकते हो आप उसको ना, उसको हमको पता करना है। व्हेन अ लोड ऑफ 2 किलोन्यूटन इज सस्पेंडेड, सस्पेंडेड का मतलब लटकाना, ठीक है ना, 2 किलोन्यूटन का फोर्स है वो क्रेन हेड पर लटकाया गया है, ये सी पॉइंट है, यहां से लटकाया हुआ है। करना क्या है, तो हमको यहां से लामीज थ्योरम अप्लाई करनी है, एक फोर्स गिवन है P1 P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम ये थीटा निकाल लेते हैं, एंगल भी तो निकालना है हमको, और पॉइंट नंबर सी मान लिया मैंने यहाँ पर, ये पॉइंट नंबर सी है, इससे 2 किलोन्यूटन का नीचे निकाल दिया हमने 2 किलोन्यूटन। अब ये तो गिवन है हमको। अब देखिए यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर कौन सा फोर्स है P2, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, इसको नाम दे दिया P2, और ये वाला फोर्स है ये कहां पर है, यहां पर है कहीं, इसको नाम दे दिया P1, इसको नाम दे दिया P1। अब हमको क्या करना है, लामीज थ्योरम अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले तो अगर ये थीटा मिल जाए P2 और P1 के बीच का, ये वाला अगर थीटा मिल जाए तो ये वाला ही मिल जाएगा, फिर ये वाला ही मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाला तो मिला मिलाया ही है, पूरा एंगल कितने का होता है, पूरा होता है 360 का, उसमें से ये वाला हटा दो आप, ये वाला हटा दिया तो ये कितने का बच जाएगा, 270 डिग्री का बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये वाला तो 270 डिग्री का हो गया, डायग्राम से ही दिख रहा है, हमको ये वाला एंगल चाहिए। W लोड और P2 के बीच का एंगल कितने का हो गया, 270 डिग्री का। अब हमको P1 P2 के बीच का निकालना है, तो सर हमको ये वाला जो क्रेन पोस्ट है उसका मान दे रखा है 3 मीटर, और इसका मान दे रखा है 5 मीटर, ठीक है। हम क्या कर देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ये तो आधार हो गया, हमको ये वाला थीटा निकालना है, थीटा के सामने वाली भुजा साइन लंब होती है, ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, मतलब हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा की वैल्यू अब कैसे निकालोगे, इनवर्स कर दोगे, साइन इनवर्स 3/5, ठीक है ना, कैलकुलेटर में सारी चीजें अवेलेबल है, करना चाहो तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 36.87 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू मतलब ये 36.87 डिग्री आ गया, तो अब मुझे आप बताइए ये एंगल कितने का आएगा, तो आप कहोगे सर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, यहां से P2 और W के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री में से 36.87 को घटा देंगे और ये वाला एंगल निकल कर आ जाएगा। तो 90 में से घटाइए इसको, 90 में से 36.87 को घटाया हमने तो कितना आएगा, तो हमारे पास में एंगल निकल के आ जाएगा 53.13 डिग्री, ठीक है। अब अपना काम बहुत आसान हो गया, हमको कहना है एक फोर्स को लेना है और बाकी दूसरे फोर्सेस के बीच में जो जो एंगल है उनको हमको लेना है। तो सबसे पहले तो हम P1 की बात कर लेते हैं, P1 डिवाइडेड बाय P1 के सामने कौन सा एंगल है, मतलब P2 और W के बीच में 270 डिग्री का है,
तो साइन 270 डिग्री ले लिया हमने बराबर। अब P2 की बात कर लो, P2 और दोनों एंगल्स मतलब दोनों फोर्सेस P1 और W के बीच में कितने का एंगल है 53.13 का, तो साइन 53.13 डिग्री इज इक्वल टू, अब W ले लिया तो W के सामने का मतलब P1 और P2 के बीच में कौन सा कितने का एंगल है 36.87 का, तो W अपॉन 36.87, W का मान कितना है 2 किलो न्यूटन। निकालना किस का मान है P1 का और P2 का, तो P1 का निकालेंगे सबसे पहले, एक नॉन है एक अननोन है, दोनों को साथ में रख दो, एक अननोन एक नॉन उनको साथ में रख दो, तो हमारे पास P1 का मान भी आ जाएगा P2 का मान भी आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर रख दीजिए P1 बाय साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करोगे आप तो आ जाएगा 2000 न्यूटन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 36.87। P1 का मान निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन कर दीजिए, 2000 इंटू साइन 270 बटे ये साइन है, ठीक है ना, ये मैंने साइन लिखा नहीं है, साइन 36.87 और ये भी साइन 36.87, डिवाइड कर दीजिए साइन 36.87। इसको सॉल्व करोगे तो P1 की वैल्यू है ना, तो ध्यान रखिए P1 की वैल्यू माइनस में आएगी, और माइनस में कितनी आएगी, माइनस का 3.33 किलो न्यूटन, माइनस का 3.33 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन में जब आएगी, जब आप इसको 2000 की जगह 2 किलो न्यूटन ही रखोगे, ठीक है ना, और अगर न्यूटन में निकाल रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, माइनस में आएगी। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब ये होता है कि ये अपोजिट साइड में है, ठीक है ना, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, तो ये अपोजिट साइड में लगा हुआ है। P2 की वैल्यू निकालोगे तो P2 बाय साइन 53.13 इज इक्वल टू 2 बाय साइन 36.87। P2 की वैल्यू निकाल लोगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दो साइन 53.13 से, डिवाइड कर दो साइन 36.87, तो P2 की वैल्यू कितनी आएगी, P2 की वैल्यू आएगी सर हमारे पास में 2.667 किलो न्यूटन। ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू निकल कर आ गई है। एक बार वापस समझ लीजिए, जिब क्रेन दे रखी है हमें, ठीक है, डायग्राम दे रखा है, जिब और टाई रोड 5 मीटर और 4 मीटर लंबी दे रखी है, तो जिब जो होता है ना ये वाला इंक्लाइन पे है वो 5 मीटर का है, और टाई रोड है ये हॉरिजॉन्टल भी दे सकता है या फिर इंक्लाइन भी दे सकता है। इसका जो है मेजरमेंट वो कितना है 4 मीटर लंबी है, ठीक है। द हाइट ऑफ क्रेन पोस्ट इज 3 मीटर। ये जो क्रेन पोस्ट की हाइट है ना, जहाँ हाइट आ जाए ना, मतलब यहाँ बेस से आप हाइट ले लीजिए जो 3 मीटर है, ठीक है। एंड टाई रोड रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, हमसे कहा गया है कि टाई रोड है वो हॉरिजॉन्टल है। डिटरमाइन द फोर्सेस प्रोड्यूस्ड इन जिब एंड टाई रोड। इस जिब में और टाई रोड में जो फोर्सेस हैं उनको हमको ज्ञात करना है। मान लीजिए P1 और P2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हमको एक नॉन भी तो देना चाहिए ना, हमको एक फोर्स गिवन भी होना चाहिए, तो वो क्या है, व्हेन अ लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन इज सस्पेंडेड एट द क्रेन हेड। हमसे कह दिया कि इस क्रेन हेड से 2 किलो न्यूटन का फोर्स सस्पेंड किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है। करना क्या है, सिंपली पहले थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, और थीटा की वैल्यू से पहले भी हम क्या करेंगे, तीन फोर्सेस को कॉनकरेंट फोर्सेस की तरह, मतलब लामीज थ्योरम जहां अप्लाई करते हैं इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से, किसी प्रकार से जहां पर तीन फोर्स है एक बिंदु से निकले या एक बिंदु पर आकर मिले, ऐसे लगाएंगे ना हम। तो देखिए एज इट इज, W नीचे की ओर है तो W नीचे की ओर लगा दिया एक पॉइंट से, फिर P2 है वो बाईं ओर है तो P2 को बाईं ओर कर दिया, ये इंक्लाइन बाहर की ओर है तो इंक्लाइन बाहर की ओर कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकाली। थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, लंब 3 हो गया और कर्ण 5 हो गया, 3/5, ठीक है ना। तो 0.6 थीटा इज इक्वल टू निकालोगे तो साइन इनवर्स 0.6 कर देना, आपके पास में आएगा 36.87 डिग्री। अब हमको पता है कि सर ये वाला एंगल P2 और P1 के बीच में एंगल 36.87 डिग्री है, और ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो अब जब मैं इस एंगल को निकालूंगा ना, तो P1 और P2 के बीच का जो एंगल है उसको 90 में से माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास में 53.13 डिग्री आ जाएगा। और हमने ये चीज देखी है कि पूरा एंगल कितने का होता है, टोटल 360 डिग्री का, 360 डिग्री का, उसमें से एक क्वाड्रेंट निकल गया, मतलब एक ये 90 डिग्री निकल गया, तो बाकी बचा एंगल कितने का होगा, 270 डिग्री का।
तो सर P1 के सामने जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री का आएगा, 270 डिग्री का। W के सामने जो एंगल आएगा वो P1 और P2 के बीच का जो एंगल होगा ना 36.87 डिग्री वो आएगा। और जब P2 की बात करेंगे तो P2 के सामने कौन सा आएगा, जो P1 और W के बीच में जो एंगल आएगा वो आएगा 53.13। हमको करना क्या है, लामीज थ्योरम अप्लाई कर देनी है। P1 के सामने साइन 270 डिग्री रख देना है, P2 के सामने हमको 53.13 रख देना है और W के सामने हमको 36.87 डिग्री रख देना। कैलकुलेटर आपके पास में ही है और कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, इसमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम के साथ साथ में हम देखेंगे इसमें फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।